अमेरिका के टेक्सास राज्य की सबसे पहले बात, क्योंकि मूसलाधार बारिश का कहर यहां बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है और उस बाढ़ ने वहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस त्रासदी में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लड़कियां अभी भी लापता हैं। ये लड़कियां ग्वाडालूप नदी के पास स्थित कैंप मिस्टिक नामक समर कैंप में हिस्सा लेने यहां पहुंची थीं, जो अब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक 10 इंच करीब 25 सेंटीमीटर बारिश ने पूरे के काउंटी जलमग्न कर दिया है वहां को, और ग्वाडालूप नदी अचानक उफान पर आई। आसपास के इलाके जल प्रलय में तब्दील हो चुके हैं। घरों में पानी भर चुका है, सड़कें बह गई हैं, वाहन बह गए हैं, कैंप पूरी तरीके से पानी की चपेट में है। किर काउंटी के शेरिफ लैरी लीथा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 237 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें से 167 को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। राहत और बचाव कार्यों में 400 से ज्यादा कर्मी, 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन और 9 बचाव टीमें जुटी हुई हैं। सबसे चिंता की बात 20 लापता लड़कियों को लेकर है, जो शुक्रवार से लापता हैं। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैटिक ने कहा कि इसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ एडल्ट हैं, कुछ वयस्क महिलाएं हैं। हम टेक्सास के लोगों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित रहें। एरिन बगेस की कहानी इस आपदा की भयावहता को उजागर करती है। उनका घर नदी के पास है। उन्होंने बताया कि सुबह 3:30 बजे बारिश की आवाज़ आई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 20 मिनट में उनका घर पानी में डूबने लगा। बर्गेस अपने बेटे के साथ तैरकर एक पेड़ पर चढ़ गई और वहां वो लटकी रहीं। उनका बॉयफ्रेंड और कुत्ता बह गए। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे भयावह बताया और कहा है कि वो टेक्सास के गवर्नर के संपर्क में। सोशल मीडिया पर परिजनों और स्थानीय नागरिकों द्वारा सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। परिवारजन लापता लोगों की तस्वीर साझा कर रहे हैं और राहत कार्यों में तेजी की मांग हो रही है। इस बार ने सिर्फ टेक्सास की भौगोलिक स्थिति ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अमेरिका की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। टेक्सास में आसमान किस प्रकार से आफत बनकर बरस रहा है। 24 लोगों की मौत हुई, 20 लड़कियां वहां पर अभी भी लापता हैं। उससे जुड़ी खबर। भारत को जुलाई 2025 तक 6 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, जिनमें से 3 इसी महीने डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जिसने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में अपने घातक प्रदर्शन से दुनिया भर की सेनाओं को काफी ज्यादा प्रभावित किया। लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल, 30 mm की स्वचालित तोप और एडवांस सेंसर जैसे फीचर्स से लैस है यह हथियार। भारत ने 2020 में अमेरिका से करीब $600 मिलियन की डील की थी। ये हेलीकॉप्टर मूल रूप से मार्च 2024 तक जोधपुर में तैनात किए जाने थे, लेकिन अब डिलीवरी जो है वो जुलाई और नवंबर 2025 में पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प मोड़ सामने आया। अमेरिका का करीबी सहयोगी दक्षिण कोरिया अब इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहा है। उससे पहले 36 अपाचे खरीदने की योजना बनाई थी, मगर अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि दक्षिण कोरिया इस डील पर दोबारा विचार कर रहा है। वहां की सेना का मानना है कि हेलीकॉप्टर आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। फिक्स टारगेट बनाकर ड्रोन हमलों को आसान उसका स्वीकार कर देता है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने सैन्य रणनीतियों की दिशा ही बदल दी है। अब दुनिया की बड़ी सेनाएं तेजी से ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS की ओर झुकाव दिखाया है। ये सस्ते, ज्यादा सुरक्षित और लंबी रेंज में हमला करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, इजराइल और चीन पहले से ही इस दिशा में बहुत आगे हैं और अब दक्षिण कोरिया भी उस राह पर चल पड़ा है। इसके उलट भारत अभी भी पारंपरिक रक्षा प्लेटफॉर्म जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर में विश्वास दिखा रहा है। भारत की भौगोलिक स्थितियां, खासकर पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाएं ऐसे युद्ध क्षेत्र हैं जहां अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दुर्गम इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया, घुसपैठ प्रहार, सीमित संघर्षों में उनकी उपयोगिता आज भी प्रासंगिक है। मगर यह भी सच है कि यदि भारत को भविष्य की लड़ाइयों में बढ़त बनानी है तो उसे ड्रोन और AI आधारित युद्ध प्रणालियों को और भी मजबूती से उस ओर कदम बढ़ाना होगा। भारत को यह संतुलन साधना होगा कि परंपरा की ताकत भी बनी रहे और आधुनिकता में भी धार रहे। भारत को नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिले। कोरिया ने अपाचे पर
सवाल भी उठाए। ड्रोन युग में हेलीकॉप्टर कमजोर साबित हुए, इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन ये बड़ा कदम है और ये बड़ी खबर भी। पाकिस्तान और अमेरिका के सैन्य रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट लौटी है। यह तब और अहम हो जाता है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान के पास केवल 30 से 35 सेकंड की प्रतिक्रिया का समय था। यह खुलासा खुद शहबाज शरीफ सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार ने किया है। इस स्थिति में पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाना अब नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा के बाद अब एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। लगभग एक दशक बाद है कि कोई पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख अमेरिका गया है। इस दौरे में दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य संवाद बढ़ाने पर सहमति जताई है। अब विशेष बात इसमें यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से F-16, ब्लॉक 70, हिमारस और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश में है। ये वही हथियार हैं जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी मारक क्षमता दुनिया भर में चर्चित है। इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि पाकिस्तान को अब चीन के हथियारों और तकनीक पर उतना भरोसा नहीं रहा है। भारतीय हमले के दौरान चीनी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गए थे। जब चीनी रक्षा मंत्रालय से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो प्रवक्ता झांग शिया ओगांग ने टाल मटोल भरा बयान दिया और स्पष्ट जवाब देने से वो बचते रहे। पाकिस्तान की रणनीति में यह बदलाव बताता है कि अब वो चीन से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ नया अध्याय शुरू करना चाहता है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भारत के सैन्य कौशल के सामने पाकिस्तान अब एक नए रक्षा गारंटर की तलाश में है और उसे लगता है कि वह अमेरिका हो सकता है। अमेरिका के लिए भी यह मौका है पाकिस्तान को एक बार फिर से अपने पाले में लाने का, खासकर उस वक्त जब चीन की साख उसके सहयोगियों के पास गिरती दिख रही है उनके सामने। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से कोल्ड वॉर जैसे अमेरिका की गोदी में जाएगा? फिर अमेरिका के पाले में किस प्रकार से पाकिस्तान जा रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। चीन की तकनीक से भरोसा टूटा हुआ, शायद इसलिए बताया जा रहा है कि F-16 और हिमराज जैसे तमाम हथियार लेने के फिराक में पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे उस सच की जिसे अमेरिकी मीडिया और पश्चिमी ताकतें छिपाने में जुटी हुई हैं। मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का, जिसमें अमेरिका अब भी ढोंग कर रहा है, शांति वार्ता का ढोंग। असलियत यह है कि यूक्रेन उसके लिए सिर्फ एक मोहरा मात्र है। कल रात करीब 1 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बात हुई। बातचीत में ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की बात की, लेकिन पुतिन ने दो टूक इसका जवाब दिया कि रूस अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा और हटे भी। जिस जमीन पर नाटो धीरे धीरे अपने सैन्य अड्डे बिछा रहा है, वहां रूस कब तक चुप बैठेगा? अब कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र अपने दरवाजे पर दुश्मन की बंदूकें सह लेगा क्या? यूक्रेन जब पूरी तरीके से अमेरिका की कठपुतली है, उसे अमेरिका बार बार फौजी मदद और हथियार भेजकर युद्ध की आग में झोंक रहा है। अमेरिका ने कभी भी इस जंग को खत्म करने की वास्तविक पहल नहीं की है, बस बैठकों की स्क्रिप्ट, बयानों की नौटंकी और दिखावटी कूटनीति। लेकिन रूस ने साफ कहा है कि हम बातचीत से पीछे नहीं हटते, मगर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से भी हम पीछे नहीं हटने वाले देश हैं। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन का नाटो में जाना मंजूर नहीं है। अब जरा अमेरिका की चालों पर भी गौर कीजिए। जब युद्ध थमने की उम्मीद दिखती है, तभी अमेरिका जेलेंस्की को नया पैकेज थमा देता है। क्या ये शांति है या किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर रूस से पुराना हिसाब चुकता करना? सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका वाकई में यूक्रेन की भलाई चाहता है या फिर वह रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को एक लाइव बैटल ग्राउंड बन चुका है? क्यों नहीं अमेरिका अपने पड़ोस में नाटो जैसी सैन्य ताकतों को बर्दाश्त करता है, तो फिर रूस को क्यों बदनाम किया जा रहा है? रूस के कदम आक्रामक नहीं है, बल्कि सुरक्षात्मक है और रणनीतिक।
और यही कारण है कि पुतिन झुके नहीं, रुकने वाले भी नहीं। अब पुतिन की तरफ से अगली बड़ी तैयारी की खबरें हैं। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, पूर्वी यूक्रेन में नई तैनाती और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब। और अमेरिका वो अब खुद ट्रंप के बयान से हिल गया है। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रही है। पुतिन नहीं मान रहे हैं, क्यों माने भला? जिन्होंने शांति का ढोंग रचा वही अब दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो आज का जनमत ये कहता है कि रूस गलत नहीं है, अमेरिका की चालें अब बेनकाब हो रही हैं। यूक्रेन के असल बर्बादी का जिम्मेदार कोई है तो वो है व्हाइट हाउस में बैठा एक शख्स। पुतिन की ट्रंप को दो टूक, लक्ष्य पाने तक हम नहीं रुकेंगे। उससे जुड़ी बड़ी जानकारी। चित और विवादास्पद वन बिग ब्यूटीफुल बिल आखिरकार फाइनली अमेरिकी संसद से पास हो चुका है। 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल को 218 के मुकाबले 214 वोटों से मंजूरी मिल गई। इससे पहले 2 जुलाई को अमेरिकी सीनेट ने भी इसे 51-50 से पास कर दिया था। मतलब इसके पक्ष में 218 वोट पड़े थे, विपक्ष में 14। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस पर हस्ताक्षर किया ट्रंप ने इसे देश को सबसे बड़ा तोहफा बताया है। आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि 869 या 869 पेज का है, ये चर्चा में है। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती होगी, इससे डेथ टैक्स हटाया जाएगा। स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं में कटौती, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर असर, सेना, रक्षा और बॉर्डर वालों के लिए खर्च बढ़ाया गया है। इसमें बॉर्डर सुरक्षा के नाम पर बड़ी रकम जारी की जाएगी। इस बिल के तहत अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर वॉल के लिए 46 अरब डॉलर, आईसीई के लिए 10,000 नए अधिकारियों की भर्ती और 1 लाख प्रवासी डिटेंशन बेड्स के लिए 45 अरब डॉलर का बजट तैयार किया गया है। इसके अलावा पेंटागन का बजट बढ़ाया गया है, जिसमें गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम, मार्स मिशन के लिए भी भारी रकम तय की गई है। अगर इस बिल के राजनीतिक मायने की बात करें तो ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि इसमें विरोध भी जबरदस्त हुआ। डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरसी ने 8 घंटे तक भाषण दिया, विरोध दर्ज कराया। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी फूट दिखाई दी तो सांसदों ने डेमोक्रेट के पक्ष में वोट दिया। एलन मस्क ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा। बिल में क्लीन एनर्जी सब्सिडी में कटौती की गई है, जिससे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सीधा उस पर असर पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के चलते लाखों अमेरिकी नागरिक स्वास्थ्य बीमा से वंचित हो सकते हैं और शिक्षा जैसे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के बजट ऑफिस का अनुमान है कि इसे अगले 10 साल में अमेरिका का संघीय घाटा 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या बिल अमेरिका को मजबूत बनाएगा या सामाजिक असंतुलन बढ़ाएगा? क्या ट्रंप को ये ब्यूटीफुल बिल वोटर बेस को मजबूत करेगा या नया संकट खड़ा करेगा? ट्रंप का टैक्स बिल पास, लेकिन बड़ा बदलाव। अमेरिका की ईरान पर रणनीतिक बमबारी ने नया मोड़ ले लिया है। 21 जून को व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से रवाना हुए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स के 2 समूहों में से एक मिशन के बाद वापस नहीं लौटा। ये वो अत्याधुनिक युद्धक विमान है जो किसी भी रडार से बचकर निकलने की क्षमता रखता है और अमेरिका की सैन्य ताकत का सबसे गोपनीय और विनाशक हिस्सा माना जाता है। इस ऑपरेशन में पहला समूह फोर्डो और नतान जैसे ईरान के संवेदनशील अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। उसने बिना रुके 37 घंटे की राउंड ट्रिप की और सुरक्षित वापस भी लौट आया। लेकिन दूसरा समूह, जो प्रशांत महासागर की दिशा में ईरान के एयर डिफेंस को भटकाने के लिए रवाना हुआ था, उसका एक B-2 बॉम्बर गायब पाया गया। 27 जून को मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पेंटागन में खलबली मच गई। आखिरकार जानकारी सामने आई है कि लापता B-2 बॉम्बर हवा स्थित डैनियल के इनोया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हुआ था। ये वही एयरपोर्ट है जो हिकम एयरफोर्स बेस के साथ रनवे शेयर करता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका की सबसे भरोसेमंद स्टील तकनीक विफल हो रही है या ये सिर्फ एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी है। सोशल मीडिया पर इस इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विमान की हालत और लैंडिंग के अंदाज को लेकर कई तरह के कयास अटकलें लगाई जा रही हैं। B-2
बॉम्ब की कीमत लगभग $2 बिलियन होती है और यह विमान सिर्फ अमेरिका के पास है। इसकी खासियत है कि दुश्मन की रडार पर भी नजर ना आना, लंबी दूरी तक बगैर रुके हमला करना और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होना। ऐसे में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब सामान्य नहीं हो सकता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के डिफेंस सिस्टम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन जैमर का असर भी हो सकता है। एक बड़ी वजह के तौर पर इसे देखा जा रहा है जो B-2 बॉम्बर के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या ये अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता पर एक सवाल है? क्या ईरान अब अमेरिका के स्टील्थ मिशन को भी ट्रैक करने की स्थिति में आ गया है या फिर ये सिर्फ तकनीकी खराबी का मामला है? इन सभी सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।